नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत स्वागत द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24x7 में। मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स, मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर जनरल एएस कार्की। कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हमेशा की तरह हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। बहुत ज्यादा हमने अपना दिमाग लगा के 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें चुनी हैं जिससे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट असर जो है भारत देश के ऊपर पड़ता है। और ये 3 है हमेशा की तरह ट्रंप, पाकिस्तान, और फिर हम थोड़ा बहुत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास की बातें करेंगे। ट्रंप से शुरू करते हुए देखिए, कई बार मुझे लगता है, जनरल कार्की आप भी जरा बताइएगा, कभी कभी ये ट्रंप जी जो सोचते हैं वो जो करते हैं, कभी वो उनको अपना ही दिमाग समझ में नहीं आता है, वो अपनी ही नहीं सुनते हैं, किसकी सुनते हैं तो राम जाने। पिछले कुछ दिनों में फ्लिप फ्लॉप के एक तरह से बौछार लगी है। अगर आप यूक्रेन का लें, पहले उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया, आ जाइए हम आपको टोमाहॉक मिसाइल देते हैं। फिर वार्तालाप होता है पुतिन के साथ, फिर वो कहते हैं हम टोमाहॉक नहीं देंगे। फिर कहते हैं कि हम बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे, लेकिन फिर वो मुलाकात भी स्थगित हो जाती है। फिर पुतिन और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। ये पहली बार किसी भी ऑयल कंपनी के ऊपर, खास करके जो रूस की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, रोसनेफ्ट और लुकोल, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। और सैंक्शंस लगे हैं 22 तारीख को, और सरप्राइज सरप्राइज 20 तारीख को बुडापेस्ट में ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट होता है। उसके पश्चात रोमानिया में लुकोल की ऑयल रिफाइनरी पे ब्लास्ट होता है, और 22 तारीख को ही स्लोवेनिया में स्लावनेफ्ट के ऑयल रिफाइनरी पे ब्लास्ट होता है। ये सारी की सारी रशियन ओन्ड या रशियन ऑपरेटेड है, और ये सब के सब ऑयल रिफाइनरी तेल सप्लाई करती हैं ईस्टर्न यूरोप और यूरोप को। किसने ब्लास्ट किया, कैसे हुआ, ये तो वक्त बताएगा जब इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। आप इनको मात्र इत्तेफाक कहें या कोई सूझी जानी बूझी साजिश कहें। फिर आप देखिए, ट्रंप एक दिन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कनाडा का, जो उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, और कनाडा के साथ वार्तालाप बंद कर देते हैं, ट्रेड की बातचीत। कल खबर आती है कि उन्होंने 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिए हैं कनाडा के ऊपर। चीन के साथ भी यही हो रहा है, 155% टैरिफ। अब कल पहली मुलाकात होती है अमेरिकी और चीनी एक्सपर्ट्स की, और कहते हैं नहीं, बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, हम कुछ करेंगे, देखिए ये सारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ट्रंप और शी जिनपिंग मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला में आग बरसा रहे हैं, वहां पे उन्होंने एक एक बोट को उड़ा दिया है। कोलंबिया में भी ये चल रहा है। हो क्या रहा है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, जनरल कार्की कुछ आप बताएं। जी नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी हमारी तरफ से नमस्कार। ये जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और हमेशा हम बोलते हैं T20 मैच चल रहा है, तो ये अभी मेरे ख्याल से लास्ट ओवर्स जो है उसमें अभी स्कोरिंग चल रही है ट्रंप की तरफ से। क्योंकि अभी नवंबर में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उनका आना है टैरिफ्स पे, उन्हीं का वैलिडिटी के लिए। और बाकी सब लोग तो झुक गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक नहीं झुका है, इसलिए थोड़ा बहुत वो इंडिया पे भी प्रेशर डाल रहा है। और जहां तक चाइना का है, ये ट्रंप की हमने देखा है उनकी एक टेंडेंसी है मैक्सिमलिस्ट से मिनिमलिस्ट में जाने की। तो टॉक से पहले हमेशा मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम वो दूसरे वाले को इतना डिफेंसिव कर देते हैं कि अगर 155 के बाद अगर वो कोई आ जाए वापस 50 में, तो उसको लगता है कि मेरे को विक्ट्री मिल गई है। तो ये उनका साइकोलॉजिकल जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो एट प्ले आप देख रहे हैं। तो इसमें एक तो अमेरिकन में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रेशर है ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट ट्रंप थिंक्स, और दूसरा ट्रंप की अपनी साइकोलॉजिकल मेकअप है विच इज ऑफ अ बिजनेसमैन एंड विच इज ऑफ अ बुली।
उनको बुली चाहिए, बिजनेस में चाहिए, और दुनिया में हो चाहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उनको बीच बीच में अपनी ईगो को फीड करने के लिए लोग चाहिए जो कि ताली बजाएं और वाह वाह करें, जैसे कि आपके बगल में नवाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मुनीर, जाके की हाँ, है। करेक्ट। उनकी ईगो को मसाज बीच बीच में चाहिए, नहीं तो उनकी ईगो जो है वो डिफ्लेट सी होने लग जाती है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को, पर्सनल रिक्वायरमेंट और अमेरिकन रिक्वायरमेंट ऑफ येट मेंटेनिंग अपना हेजेमोनिक होल्ड ऑन द वर्ल्ड, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी एंटिटी निकल रहा है इस सब के बीच में जो कि जो उसको इंस्टेंट डिसीजंस, इंस्टेंट यस चाहिए, जैसे कि अभी यूके ने किया है डील साइन करने में। इंडिया जो है, इंडिया ने परसों ही बोला था कि हम भैया अपना टाइम लेंगे, सच डिसीजन आर नॉट टेकन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। और इसी से अलाइड उन्होंने अभी भी बताया था पीयूष गोयल ने कि यू कांट कीप अ गन टू अवर हेड एंड आस्क अस टू साइन अ डील। तो ये हिंदुस्तान पे भी एक प्रेशर आ रहा है। चाइना से डील करने के लिए वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं कर रही है, लेकिन चाइना भी एक सुपर पावर के स्टेटस का है, सबसे बड़ा उसका जो एडवर्सरी वो है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं, उनकी ट्रेड डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ना चाइना अमेरिका के परचेज के बगैर, ना अमेरिका चाइना के एक्सपोर्ट्स के बगैर। और ये जो रेयर अर्थ वाला आ गया है बीच में, अमेरिका चाइना ने जो होल्ड किया है, उससे सचमुच में ही ट्रम्प को काफी झटका लगा है। और चाइना को भी पता है टाइम टाइम पर कि इनके प्रेशर पॉइंट्स कौन से उनको दबाते रहते हैं। तो ये वेनेजुएला का जो गेम है वो तो खैर अलग से ही चल रहा है, उनका जो वेनेजुएला कोलंबिया इसमें। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो अमेरिका एज अ कंट्री डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी है, सोयाबीन भी बेचना है, कॉर्न भी बेचना है, मागा कॉन्स्टिट्यूंसी को करना है, डेमोक्रेट्स के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आजकल उसके अगेंस्ट उसको कुछ करना है। बगल में कनाडा है, कनाडा का पहले उसने बोल दिया था मेरा 51st स्टेट है। अब उस माइंडसेट से अभी वापस आके अगर कनाडा भी हार रहा है, उसके ऑटो एक्सपोर्ट रोक लिए, ऑयल एक्सपोर्ट को रोकना चाह रहा है, तो एक किस्म से अमेरिका जो है वो अपनी जो पावर है, एक शेर जो बुढ़ा हो रहा है, वो अभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है। ताकतवर है, शेर है, लेकिन अभी बाकी लोग भी जो है वो गाय के बछड़े नहीं है, अब वो भी अपनी ताकत जो है वो दिखा रहे हैं इस मौके बता पे। रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ट्रम्प के लिए तो बहुत ज्यादा। चाहे पॉलिटिकली वो अगली बार टर्म में नहीं आ सकते, लेकिन मागा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी जो है, जिनके कॉर्न और सोयाबीन नहीं बिक रहा है, चाइना कहीं और से ले रहा है, इंडिया कहीं और से ले रहा है, वो उससे पूछ रहे हैं, उनको भी उसने दिखाना है कि मैं अभी भी दुनिया के स्टेज में अमेरिका मैटर करता है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये सब देखते हुए, अगर मलेशिया का भी हमने बात नहीं की, मलेशिया में जो मोदी नहीं गए हैं, एक उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। पर वो भी बहुत सोची समझी एक रणनीति इंडिया की है कि कहीं एम्बुश ना हो जाए, ये जो ट्रम्प की आदत है। और वर्ल्ड लीडर्स को जिस तरह से वो ह्यूमिलिएट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उनकी टैक्टिक है, वो मोदी के स्टेचर के आदमी को सूट नहीं करता है। तो ऐसे रैबिड लीडर के साथ फोर्सफुली कुछ करने से अच्छा यही है कि आप दूर से ही उस मीटिंग को कर लें। और एपेक के साथ जो हमारे होंगे वो बायलैटरल्स होते रहेंगे, एशियन के साथ होते रहेंगे, वो लंबी कहानी है। लेकिन फिलहाल अभी रशियन ऑयल वगैरह के प्रेशर में जो है, ट्रम्प जो एक अपना फॉर्मूला है और जो साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव है, उससे डिफ्लेक्ट करना ही इंडिया के इंटरेस्ट में है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल कार्की। देखिए, एक एक करके लेते हैं। यूक्रेन, यूक्रेन में क्या हो रहा है? एक तरफ यूक्रेन को पता है, या जेलेंस्की को पता है, बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के पैसे के वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी तरफ रशिया को पता है कि वो युद्ध भूमि में तो कम से कम लगातार गेन करते जा रहे हैं, और मुश्किल से 15-20 दिन, मे बी 1 महीना और युद्ध हो सकता है, उसके बाद बर्फ पड़ जाएगी, फिर जो भी बैटल लाइन्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। यही पोजीशन जो है, ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन और रशिया मान लें और हम बुडापेस्ट में मीटिंग कर लेंगे और हम ये सब काम करो, ये हो जाएगा। खबरें ये आई थी बीच में कि यूक्रेन मान गया था सरप्राइजिंगली, लेकिन रशिया नहीं माना था, क्योंकि उसको लगता था कि 2-3 जगह हैं
जो खास करके उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, वो जगह अगर वो कैप्चर कर लेते हैं, वहां पे उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो यूक्रेन के ऊपर उनको बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ उनके ऊपर पहुंच जाएगा और यूक्रेन का टेटवा कभी भी वो दबा पाएंगे। तो इसलिए शायद पुतिन ने जरा सी हिचकिचाहट दिखाई, वो अपनी जगह है, लेकिन टोमाहॉक नहीं दी, फिर भी यूक्रेन में और रोमानिया है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, इन तीनों में 3 बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज के ऊपर ब्लास्ट हुए हैं। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और उनकी टाइमिंग भी देखिए, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को ही सैंक्शंस अनाउंस करते हैं। एक तरह से आप रशिया को और कोई तरीका नहीं बचा, फाइनेंशियली आपने सैंक्शंस लगा चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एनर्जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है 8% पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई हैं। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पूरे विश्व में इन्फ्लेशन जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अमेरिका हो या यूके हो, फ्रांस हो या इंडिया हो, सबके ऊपर असर पड़ता है। और अगर ये असर पड़ेगा तो यही हुकूमतें जो हैं इंडिया को छोड़ के, इन्हीं पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ देखिए फ्रांस लुढ़क रहा है उसकी इकोनॉमी में, प्रेसिडेंट के ऊपर थ्रेट है, प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कौन होने वाला है। उधर यूरोप में जर्मनी पहले ही कह चुका है कि मैं रिसेशन में जा रहा हूं और मैं ज्यादा यूक्रेन को हेल्प नहीं कर सकता। ब्रिटेन वर्ल्ड बैंक के सामने, आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाने को तैयार है। फ्रांस पहुंच चुका है। यूएस में आपने बताया नो किंग प्रोटेस्ट हुई थी जिसमें 70 लाख आदमी पहुंचे थे। 70 लाख अमेरिका के पॉपुलेशन जो है इसके लिए बहुत बड़ा मायना रखते हैं, वो पहुंचे थे। तो सारा का सारा असर तो वापस ट्रंप के ऊपर ही पड़ रहा है। आपको नहीं लगता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये जो अभी इन्होंने ये रिफाइनरीज को हिट किया है और सैंक्शन के साथ ही क्या है, ये देखिए, तो ये किलिंग ब्लो अपनी तरफ से ट्रम्प कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प के पास भी अब टाइम बहुत कम है। ये नवंबर का जजमेंट अब बात होती नहीं है, नवंबर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काफी बड़ी चीज होगी। और दूसरा, इन्होंने वर्ल्ड स्टेज में जो इनकी इम्पेशंस है कि मैं डील मेकर हूँ, पीस मेकर हूँ, उसकी छवि भी कुछ गिर जैसी रही है। तो वो एक ही इज अ मैन इन अ हरी, और वो वैसे भी चाहते हैं कि ट्रेड डील्स ऐसे हो जाएं और जैसे अमेरिका ने बोला वैसा दूसरा मान जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है। अभी आप बता रहे हैं रिफाइनरीज थी जो जर्मनी को रशिया से वो जाती थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, उसको भी तो उड़ाया गया था एक पर्टिकुलर टाइम पे, और आज तक किसी ने बिल्कुल। नहीं ओन अप किया, लेकिन पता है सबको किसने किया था। तो ये जो रिफाइनरीज अभी इसके साथ गई है, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि ये किसने किया है, और वो रशिया पे प्रेशर पड़ेगा। इंडिया भी अभी रशिया से जो इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ प्राइस कैप के अंडर इंडिया लीगली कर रहा था, अब अगर सैंक्शन लग गए हैं, रिलायंस अगर आप मान लीजिए जिसको लेना है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है यू टेक योर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस, वो अपनी प्रॉफिट लॉस देखे। लेकिन रिलायंस के अमेरिका में इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर ये सैंक्शन में आ जाता है, और क्योंकि वो रशिया का ऑयल ले रहा है, अभी 50% लेता है, तो रिलायंस के ऊपर जो उसकी यूएस की एंटिटीज हैं, उनके ऊपर पूरे सैंक्शन लग जाएंगे। तो इंडिया को भी एक कभी कंसिडर्ड पाथवे लेना पड़ेगा, और शायद इसीलिए ऑल्टरनेटिवली इंडिया रशिया के साथ कुछ डील्स कर रहा है, जैसे यूरिया का प्लांट के लिए उन्होंने साइन कर दिया है, फिर उन्होंने अभी S-400 वगैरह के एडिशनल अनाउंस कर दिए जो इंपोर्ट करेंगे। मे बी एडवांस पेमेंट होगा, मे बी डिफर्ड पेमेंट होगा, लेकिन रशिया को ये बताया जा रहा है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, जो आपका हमारा रिश्ता है वो कायम रहेगा। बट ऑयल का इंपोर्ट डायरेक्टली इंडिया क्या कर पाएगा, या फिर इनडायरेक्टली कहीं से वो लेके थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, ये देखने वाली बात है। हमें श्योरली हमारे जो प्लानर्स हैं, चाहे हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है अपना इंपोर्ट टू 40 ऑड कंट्रीज, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा, और थोड़ा रशिया से कम होना तो लाजमी है। लेकिन क्या हम बिल्कुल प्रेशर में आ जाएंगे, उससे हमारी छवि को भी फर्क पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, अगर जियो इकोनॉमिक्स बोलती है कि आपको फिलहाल थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा,
तो वो आपको शायद करना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इंडिया ने ये बोल दिया, इंडिया ने वो बोल दिया, वो कतई सही नहीं है। वो भी एक वर्ल्ड लेवल पे साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स है और रशिया को ये बिल्कुल। बताने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो इंडिया तो तुमसे लेगा नहीं, अभी तुम चुपचाप बात मान जाओ। तो ये फ्लक्स चल रहा है। अब देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है, जो इकोनॉमिक थिंकर्स है, एडवाइजर्स है, उन्होंने अगला कदम क्या लिया है। जो मलेशिया नहीं जाना है उसके लिए सबसे बड़ा यही है कि जबरदस्ती ट्रम्प मोदी के साथ बैठ के कहीं पे गलती से कुछ बोल देगा और बोलेगा मोदी ने मेरे को मीटिंग में बोला है। तो ये ऐसे आदमी के साथ मीटिंग अभी नहीं करना। मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो जनरल कार्के आपने बिल्कुल सही कहा है। दो बिंदु आपने बिल्कुल सही चुने हैं। एक है एनर्जी और दूसरा है टैक्टिक्स, प्रेशर डालना। यही देखिए एनर्जी आपको दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एनर्जी दूसरों से जो है एनर्जेटिक रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं जो पहले कभी मिले नहीं थे। अफगानिस्तान देख लीजिए, अंदरूनी रिस्पॉन्सेज उसके जो वो करते हैं उसके जो है, चाहे वो बलूच हो चाहे वो टीटीपी वाले हो, वहां से भी आ रहे हैं। और प्रेशर टैक्टिक्स आप देखिए, दो तीन बड़े बड़े नॉटैम इशू हुए हैं हिंदुस्तान की तरफ से। एक कवर करता है पूरा का पूरा राजस्थान, गुजरात कोस्ट, सर क्रीक एरिया, और दो और नोटैम कवर करते हैं अरेबियन सी का, नॉर्थ अरेबियन सी, जहां पे नेवी अपने एक्सरसाइजेस करेगी, मिसाइल लाइव मिसाइल फायरिंग की बात हो रही है, सारी बातें हो रही है। तो यहां से पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है कि साहब आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो एक दबाव आपको पड़ रहा है ईस्ट की तरफ से, दूसरा दबाव आपको पड़ रहा है नॉर्थ और वेस्ट के, स्पेशली नॉर्थ की तरफ से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अभी अभी डिक्लेयर कर दिया कि हम कुनार नदी के ऊपर अपना एक डैम बनाएंगे। कुनार नदी में डैम बनाने आज चाहे भले ही नहीं बनेगा, बनते बनते 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे, लेकिन वो 3 साल पहले से ही उन्होंने जो खबर फैला दी है, पाकिस्तान की आवाम में तो एक तरह से दहशत फैली हुई है। क्योंकि देखिए, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात थी, हम पानी काफी हद तक छोड़ रहे थे, उसके बावजूद हमने जैसी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की, हमने पानी वहां पे कम कर दिया। इस वजह से इस साल पाकिस्तान में जो सोइंग हुई है, बुआई हुई है, वो तकरीबन तकरीबन 20 से 25% कम हुई है। अगर कम बुआई हुई है तो नेचुरली फसल भी कम होगी, अगले साल पानी और भी कम होगा। एक तरफ चीन ने सारे के सारे थर्मल प्लांट्स बना रखे हैं जिससे बिजली पैदा होती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बनाई, तो बिजली जाएगी कहां? दूसरी तरफ चीन ने ही सोलर पैनल्स बेच रखे हैं पाकिस्तानियों को, जिन्होंने पंप लगा रखे हैं, अंडर वाटर से पानी खींच रहे हैं, उससे वाटर टेबल नीचे गिरती जा रही है, तो पानी की किल्लत और बढ़ेगी, अगले साल इससे ज्यादा होगी। कुनार नदी के डैम और समस्या होगी ही होगी। पूरा का पूरा ड्यूरेंट लाइन में आग लगी हुई है। 11 ऐसी जगहों में अटैक हुए थे पिछले हफ्ते, और कई सारे सैनिक बंदी बनाए गए, जो बॉर्डर पोस्ट थे वो डिस्ट्रॉय किए गए। टीटीपी अंदर हमले पे हमले कर रही है, और टीटीपी का लीडर ने कहा है कि भैया अगर आपके अंदर हिम्मत है, दम है, तो आइए हम पे अटैक करिए, हम लड़ते हैं मैन टू मैन। बलूचिस्तान में भी आग लगी है एज रिसेंटली एज 24 अक्टूबर, बस 2 दिन पहले। कम से कम 10 सैनिक, जो पाकिस्तान अगर मानता है 10 सैनिक, तो आप इसको 5 या 6 या 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो उतने सैनिक मारे हैं। एक वो केच नाम की जगह है जस्ट नॉर्थ ऑफ ग्वादर। ग्वादर वही जगह है जहां चीन बैठा हुआ है अपना पोर्ट बना के। तो पाकिस्तान के ऊपर तो एनर्जी की कमी नहीं, एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर से उसके ऊपर डाली जा रही है, और 20-25 हजार सैनिक उसने भेज दिए जो रास्ते में हैं तो सऊदी अरेबिया। आपको क्या लगता है यहां कैसे चलने वाला है पेच? क्योंकि ट्रंप का इफेक्ट तो यहां पर भी है। जी, पाकिस्तान जैसी आज की स्थिति में है, जो उसने अपने को जिस पोजीशन में डाल दिया है, जहाँ की चाइना सीपेक से थोड़ा-सा उदासीन हो गया है और थोड़ा उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। चाहे सीपेक 2 अनाउंस किया है,
लेकिन जब तक उसके लोगों की सिक्योरिटी का पाकिस्तान हिसाब किताब नहीं करता और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट उसको रेवेन्यू नहीं मिलता है, जो कि नहीं मिल रहा है, तो वो भी अब सोच रहा है मैं कब तक इस अंधे कुएं में पैसे अपने डालता रहूंगा। ऊपर से उसने अमेरिका को बुला लिया, जिससे कि चाइना मानने वाली बात है, जो 80% आपको हथियार दे रहा है, पिछली लड़ाई में पूरा उसने उसको सपोर्ट दिया है, और ऊपर से आप चाहे कैसे भी फुसला के आप ट्रंप को अंदर ला रहे हो, उसको कहीं पोर्ट ऑफर कर रहे हो, कहीं एयरपोर्ट ऑफर कर रहे हो, और कहीं मिनरल्स ऑफर कर रहे हो उसी इलाके में जिस इलाके में चाइना पहले से ही वहां पे हाजिर है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, और ऊपर से अगर कोई बाहर वाला आता है तो उसको वहां पे चाहिए एक स्टेबल पॉलिटिकल और स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो दोनों ही पाकिस्तान में नहीं है। तो जो भी पैसा डालेगा उसको ये नहीं पता कि मेरा इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगा या वापस आएगा। तो और जो अमेरिका है वो एक ऐसा देश है, और हर देश अपना ही हित देखता है, उसको पाकिस्तान के लिए कोई लव लॉस नहीं है, उसको अपने एक्सट्रैक्शन चाहिए है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में जो कई बार कहते हैं कि ये जो हमले भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ हो सकता है, कि जितना कमजोर पाकिस्तान की हुकूमत होगी उतना ज्यादा वो अमेरिका के सपोर्ट की गुजारिश करेगी, जिससे कि अमेरिका का लिवरेज उससे बढ़ेगा। और अगर बलूचिस्तान और आपके खैबर पख्तूनवा एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए, तो एक और वीकर पाकिस्तान जो है ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। ये अमेरिका का एक कई बार बातचीत होती है कि एक पहले का उनका प्लान था बाय पार्टीजन दोनों सेनेट का कई सालों से, जिसमें कि उन्होंने ये बात की है कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, पाकिस्तान और सिंध ही बचेंगे। जी। कार्की जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक रैल्फ पीटर्स मैप हुआ करता था जो 2009 में पहली बार पब्लिश हुआ। उसमें यह साफ दिखाया गया है कि बलूचिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अफगानिस्तान में पख्तूनिस्तान या केबीके इंक्लूड कर लिया गया है, और गिलगिट बाल्टिस्तान तो अलग क्या है। पीओजे के जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है। तो आप बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं, लेकिन एक छोटी बात पे और जरा दृष्टि डालिएगा बाकी चीजों पे करते हुए। एक सीआईए एजेंट का अभी रिसेंटली खुलासा आया है, जिसमें मुशर्रफ के टाइम पर ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका को हैंडओवर कर दिए थे, और ये चीज रिपीट हुई है मुनीर के टाइम पे। आप इस न्यूक्लियर पेज को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सिंदूर के टाइम पे तो कुछ हुआ नहीं, कोई न्यूक्लियर कुछ हुआ नहीं, कोई उनकी तरफ से धमकी भी नहीं आई। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भी न्यूक्लियर धमकी नहीं आई। और ये देखिए आप कि हिंदुस्तान के जो अटैक्स हुए किराना हिल्स पे, नूर खान पे, उसके बाद एक तरह से बोरॉन के लेते हुए वो हवाई जहाज भी दिखाई दिए थे, अमेरिकी एक्सपर्ट भी गए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तानी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें खुद बताते हैं कि नूर खान एयरबेस पे पुराने पाकिस्तानी ऑफिशियल बताते हैं कि अमेरिका का उस पर पूरा कंट्रोल था, और कई इलाके उस नूर खान एयरबेस में नो गो एरिया होते थे पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ पे एक ने बोला है कि जब मैं गया था तो अमेरिकन ने मेरे ऊपर पिस्तौल भी तान दी थी कि आपको यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो नहीं। ये तभी होता है, इतनी सीक्रेसी वहां पे। आपने अमेरिका ने अगर अपने 10 अगर गन्स या फिर 20 हवाई जहाज रखे हैं तब नहीं होती है। इतनी सीक्रेसी सिर्फ एक ही चीज के लिए होती है, केमिकल या बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। और अभी केमिकल बायोलॉजिकल का वो नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो न्यूक्लियर ही है। तो अभी करेक्ट। केक्यू खान फैक्ट्री वगैरह का भी बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अमेरिका का टैसिट सपोर्ट था। ये एक नैरेटिव है, एक थ्योरी है, अब इसमें एक सच्चाई कितनी है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार हमने उनका ब्लफ कॉल आउट किया है, उनके दरवाजे पे जाके स्टोरेज के हमने एक्सप्लोजन किए हैं, और कोई वहां से रिटेलिएशन नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी न्यूक्लियर वॉरेट्स है उसकी चाबी तो अमेरिका के पास है ही है। और जो कहते हैं नूर खान पे हमने जिस समय अटैक किया है उस समय शायद ये इनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होने वाली थी, और ये कुछ अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस, टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शंस की बात कर रहे थे, और उसी समय हमने इनको स्ट्राइक किया है, और उसी समय अमेरिकन भी वहां पे आके उनको रोकने के लिए आए थे। ये जो है ये बातें जो है ये चैटर में चल रही है।
तो अगर ये सब कुछ देखा जाता है और जिस हिसाब से वो निष्क्रिय थे और वो अभी भी न्यूक्लियर ब्लफ की बात तो करते हैं, लेकिन हमने भी पता है कि नहीं करेंगे। लोगों को जिनको पता होना है, उनको पता है कि ये इनके हाथ में उसको चलाना नहीं है। तो हम भी शायद आश्वस्त हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि दोबारा हमें ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी मत बोलना, क्योंकि हमने एक बार आपका ब्लफ कॉल आउट कर लिया है। आगे भी हमारे पास इससे ज्यादा ताकत है आपको इस चीज में ध्वस्त करने की। ये जो नोटैम है उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, नोटैम का ऐसा है, ये इलाका है, हम भी आर्मड फॉर्मेशन में हैं, तो ये इलाका ट्रेडिशनल हमारा रहा है एक्साइज का इलाका। पर ये होता था, स्केल इतना बड़ा नहीं होता था। ये आपके जो राजस्थान जैसलमेर का एरिया है, भुज के एरिया में भी वहां पे हमने टैंक्स वगैरह चलाए हुए हैं टाइम पे। लेकिन इस समय जो है ये ट्राई सर्विस है और जॉइंटनेस में एयरफोर्स भी आएगी इसमें और नेवी भी आएगी, जो कि है। और क्योंकि नोटैम है, इसका मतलब ये है कि मिसाइल फायरिंग तो वहां पे होनी ही होनी है। लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का वो वहां पे प्रैक्टिस होगी। ये तो इट्स अ गिवन। पर इसको आप अगर जोड़ के देखें तो राजनाथ सिंह जी का जो भुज में जाके उनकी स्पीच थी कि कराची का रास्ता जो है वो भुज से जाता है, सर क्रीक से सरक्रीक वहीं निकलता है। पे सरक्रीक से निकलता है और उधर से जाता है और उसी की तरफ को ये लीन कर रही है। जो नेवल कंपोनेंट और जो आर्मी कंपोनेंट का जो डार्क ब्राउन में आपने नक्शा जो देखा है जो घूम रहा है, वो सरक्रीक के इलाका और उसके आगे का है। तो दूसरी बात यह है, पाकिस्तान में जो वो बातचीत चल रही है वो इस पे काफी घबराए हुए हैं या कंसर्न है, क्योंकि इसके साथ ट्रुप कंसंट्रेशन, इंडियन ट्रुप कंसंट्रेशन वहां पे हो रहा है। और हमेशा जब भी कोई ऑफेंसिव होना होता है, उसके पहले 2-3 एक्सरसाइज की रिहर्सल होते हैं, ट्रुप्स बिल्डअप होती है, लॉजिस्टिक्स बिल्डअप होती है उस कवर में एक एक्सरसाइज के, और उसके बाद ऑफेंसिव लॉन्च होता है। तो ये एक्सरसाइज और इस साथ लॉजिस्टिक एक्सरसाइज जोड़ के अगर आप वहां पे बेसिस अपने बना रहे हो और लॉन्च पैड जैसी आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, उसके बाद आपने लॉन्च करना है या नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन काबिलियत वहां पे होती है। और अभी जैसे आपने बताया था, पूरा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो वेस्ट में बलूचिस्तान और नॉर्थ में अफगानिस्तान, वहां से जाके ट्रुप्स जो है उनके, अगर पाकिस्तान ने वहां पे कुछ मेजर ऑफेंसिव करना है या मेजर ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने ट्रुप्स या अपने फोर्सेस को इंडिया के बॉर्डर से उठा के उधर ले जाएंगे, क्योंकि इतने ट्रुप्स तो किसी के पास होते नहीं है। हाँ, जब पीस टाइम में एक चौकी, फिर 3 किलोमीटर बाद दूसरी चौकी, 10-10 आदमी आपने रख लिए, लेकिन जब आपको कुछ वहां पे ऑपरेशंस करने हैं, आपको हजारों की संख्या में वहां पे लाखों की संख्या में बल्कि ट्रुप्स चाहिए। तो ट्रुप्स कहाँ से आएंगे? वो पाकिस्तान का वेस्ट ऑक्यूपाइड पहले ही है, बीएलए ने उनको कर रखा है। उधर की तरफ को नॉर्थ को अफगानिस्तान में है। अगर वहां को उसको उठा के कहीं देते थे, कश्मीर से उठा के तो नहीं देगा, वो देता तो यहाँ से देता, सिंध के इलाके से। ये जो आपकी सर क्रीक का इलाका है, यहाँ पे हमने जो अपनी एक्टिविटी दिखा दी है, अब उसको वापस कहीं से खींच के यहाँ पे अपने लोगों को बैठाना पड़ेगा कि अगर इंडिया अपनी एक्साइज को ऑफेंसिव में कन्वर्ट करता है, रोकने के लिए मेरे को कुछ 1-2 लाख जो चाहिए जवान, वो मैं कहाँ से लाऊंगा। अब ये डायलेमा हमने उसको क्रिएट कर दिया है कि अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी कोई मेजर ऑपरेशन या टीटीपी के खिलाफ या बीएलए करता है, वो कहाँ से ट्रूप्स लाएगा। और अगर वहां पे भेजता है और इंडिया ने पीछे से कुछ कर दिया, तो कहाँ से ट्रूप लाएगा। तो उसको तो ऐसे लग दिया कि कमरे में 2 खिड़कियां हैं, वो दोनों खिड़कियों में से हवा आ रही है, वो कौन से वाले के पार्ट को बंद करेगा, दोनों में चिटकनियां नहीं है। एक को करता है तो दूसरे से हवा आ जाएगी, इधर करता है। तो वो ऐसी सिचुएशन में उसको भी डाल रखा है। तो ये एक सोच बहुत अच्छा मूव है हमारी तरफ से। और रूटीन एक्सरसाइज तो होती ही रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस स्केल और इस टाइमिंग को और राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को जब साथ में देखें, तो पाकिस्तान के पॉलिसी थिंकर्स जो है, उनके दिमाग में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा आ जाता है। देखिए, एक पॉलिसी थिंकर की और नजरिए से बात करते हैं। ये पॉलिसी थिंकिंग हो रही है बांग्लादेश को लेके और हमारे नॉर्थ ईस्ट को लेके। पिछले 2 साल से, स्पेशली पिछले 2 साल से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो जरा सा अशांत रहा है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो नागालैंड है, मणिपुर स्पेशली। यहाँ पे बहुत हद तक ड्रग्स की बात हो रही थी, इलीगल माइग्रेशन की बात हो रही थी, और सडनली एक जज एक
ऑर्डर पास करते हैं कि आप मैती कम्युनिटी को ये बैकवर्ड मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं इंक्लूड करते, और इससे बवाल हो जाता है। सब भूल गए कि ट्रिगर जो जज थे उसका तो सबने भूल दी, सब भूल गए और सब के सब धमक पड़े कि हमारी पॉलिसीज की खराब है। उसके बाद स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आई है। नियंत्रण में लाने के लिए भारत ने कई बार म्यांमार में जाके ना ड्रोन स्ट्राइक्स किए, एक अभी हाल ही में किया है। उसके साथ साथ बिहाइंड द लाइंस, बिहाइंड एवरीबॉडीज व्यू, हमने वो वार्तालाप भी की है अराकान आर्मी के साथ, थ्री ब्रदर अलायंस के साथ भी हमारी बातचीत चलती रही है। तो हम काफी हद तक जो चीन का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एरिया को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस तरफ अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के थ्रू एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम से वो चाहता है कि हम जो रेयर अर्थ है वहां तक हम पहुंच सके। एक मेजर जनरल यूएस के मृत पाए जाते हैं, वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। फिर 5 आईएसआई एजेंट्स इंक्लूडिंग वन वेरी सीनियर एजेंट वो मृत पाए जाते हैं। क्या हो रहा है ये सब में? कौन से पॉलिसी चेंजेस के आपको लगता है कि आसार दिखाई देते हैं? देखिए, म्यांमार में जहां तक है ये चाइना का फैक्टर तो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे अभी जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो चाइना की उतनी नहीं है जितनी कि आईएसआई और सीआईए की मिलके हो रही हैं, और दोनों का टारगेट भारत का इन्फ्लुएंस है या भारत के अंदर अनरेस्ट कराना है। तो इसमें अगर आप देखिए जो ड्रोन स्ट्राइक्स हमने 2 की है, काचिन इलाका जो उनका करेक्ट, काचिन स्टेट में म्यांमार की किया। ईस्टर्न, काचिन स्टेट की म्यांमार की ईस्टर्न हमसे थोड़ा दूर की तरफ को है, और वहां पे जो करेक्ट। ग्रुप्स थे ये उल्फा आई और एनएसएन के जो ग्रुप थे, ये अगर आप देखें कुछ दिनों से आईएसआई वाले वहां जा रहे थे, कुछ कर रहे थे, ये सब जो थे ये ग्रुप्स ऐसे हैं कि इनको एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए तैयार कर रखा था और इनको प्राइम कर रखा था, पर इसकी इंडियन इंटेलिजेंस को भी तो थी। अब कौन सा ड्रोन किसने आया किसने मार दिया ये पता नहीं, पर वो जो प्लान जिसने किया था और जो मुनीर ने बोला था कि अगली लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी, उनका मतलब था कि बांग्लादेश की तरफ से एक्टिविटी शुरू होगी, इंडिया शुड लुक ईस्टवर्ड्स। और वो इसलिए था क्योंकि जो ये अभी अमेरिकन प्रेजेंस वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा दिखने लग गया है, और रेयर अर्थ की जहां बात करें, काचिन का एरिया जो है वो रेयर अर्थ से भरा हुआ, वहां से चाइनीज एक्सट्रैक्शन करते रेयर अर्थ का। तो म्यांमार में अभी चाहे चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तो मिनरल्स वहां से ले रहा है, प्लस उसका जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो हमारे सितवे पोर्ट के नीचे उसका पोर्ट आता है, तो बर्मीज ने हमें सितवे कुवेम्पू, दे रखा है। कुवेम्पू पोर्ट है, हाँ बिल्कुल हाँ, सही है, उसका डीप वाटर पोर्ट है, पोर्ट और है। उसके नीचे अभी रशिया को भी दे दिया है। तो वहां पे करेक्ट। बड़ा राइवलरी चल रही है, और अमेरिका इसमें पीछे कैसे सकता है, और अमेरिका किसकी पिगी बैक चल रहा है, वो आईएसआई और जो बांग्लादेश के जो ये नया वाली गवर्नमेंट है, इसके साथ वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रही है। और इस इलाके में वो जो क्रिश्चियन स्टेट की बात हो रही थी वो भी बहुत सही है, और चिटगांव वगैरह में वो अपनी प्रेजेंस देके इस एरिया को डोमिनेट करना चाहता है। तो ये लंबा गेम है, लेकिन अभी जो ये स्ट्राइक्स भी हैं, और उसके साथ साथ कुछ दिनों पहले चिटगांव पोर्ट में ही कोई बड़ा कंसाइनमेंट एक अनलोड हुआ था, जो कि किधर को गया, एक्सप्लोजिव था क्या था वो हम ट्रैक कर रहे थे। और उसी के साथ अभी जो एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल में ढाका एयरपोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, और वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और कहते करेक्ट। हैं कि वहां पे ये जो इनके इलीगल और नेफेरियस डिजाइन के इनके जो एक्सप्लोजिव और बाकी चीजें होती थी टेररिज्म रिलेटेड, वो काफी कुछ वहां पे स्टोर भी होता था। तो अब वो किसने आग लगा दिया किसने कर दिया है, लेकिन जो ईस्ट से ऐड करने की उसकी एक मंशा थी, और जिन चीजों को वो तैयार कर रहा था और जो इक्विपमेंट और एक्सप्लोजिव वो ला रहा था, शायद उसको अभी जीरो पे पहुंचा दिया है किसी ने, और उनको अभी सोचना पड़ेगा दोबारा करेंगे तो दोबारा भी यही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का इतने साल से अब बांग्लादेश में बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत बड़ी उसकी पेनिट्रेशन है, तो हमारी ह्यूमन वगैरह अच्छी है, और ये हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है डिनाइबिलिटी के साथ। ये मेरी रीडिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल कार्की। तो आज के समाचार में देखिए क्या हमने कवर किया है।
बहुत महत्वपूर्ण चीजें कवर की हैं, चाहे वो ट्रंप हो और उनके फ्लिप फ्लॉप्स हो, चाहे वो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है। हमने जानबूझ के एक विषय पे बात नहीं की, वो था कि हिंदुस्तान की क्या भूमिका होगी जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है, लेकिन ये अगले हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। हमने बात की है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एक फ्राइंग पैन में डाल रखा है, नीचे से आग लगी है, लेकिन ऊपर ना पानी है ना तेल है, और वो वहां पे जंपी किया जा रहा है, पता नहीं कहां पे किस तरह से ये ऊंट करवट लेगा। जहां तक मलेशिया का सवाल था, जनरल कार्की ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था, जिसके मैं 100% सहमत हूं, कि मोदी जी अगर वहां नहीं गए हैं तो बिल्कुल सोची समझी चीज थी। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा मौका ट्रंप को मिल जाए कि वो एक एम्बैरेसिंग सा सवाल या एम्बैरेसिंग सा कोटेशन वहां पे डाल दें और फिर हम उसको डिनाई भी ना कर सकें, क्योंकि ट्रंप इस चीज के लिए बहुत माने जाते हैं, माहिर हैं इस मामले में। और हमने अपने देश के आसपास की बातें की। श्रोताओ, ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।